वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फ्यूल केमिस्ट्री और पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि फ्यूल होते क्या हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल्स की बात की। आज हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स की, यानी कि कोल की। कोल क्या है? कोल नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन है। जब लाखों साल पहले बहुत सारे वन धरती के नीचे दब गए थे तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। जो कोल की वेराइटीज हमें मिलती है, वैसे तो बहुत सारी वेराइटी मिलती है, उनमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो बेसिकली 4 स्टेज हम मानते हैं इनकी क्वालिटी की। पहली है एंथ्रासाइट जिसके अंदर अप टू 93% तक कार्बन हो। सेकंड है बिटुमिनस जिसके अंदर 83% कार्बन होता है। थर्ड है लिग्नाइट जिसमें अप्रोक्सीमेटली 67% कार्बन और पीट के अंदर 57% कार्बन हो। जो ये वैल्यूज हैं ये अप्रोक्सीमेट हैं, एक्चुअल में किसी भी मिनरल के लिए एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है। लाइक एंथ्रासाइट के अंदर 92 टू 97% तक कार्बन मिल सकता है और पीट के अंदर 50 टू 58% तक कार्बन मिल सकता है। अब जो कोल बनने का प्रोसेस है वेजिटेशन से, वो 2 स्टेज पे होता है। पहली स्टेज है बायोकेमिकल स्टेज या फिर पीट स्टेज जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन वेजिटेशंस को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कोल बनने के लिए रॉ मटेरियल होता है। इस स्टेज के जो प्रोडक्ट को पीट भी कहते हैं। सेकंड है केमिकल स्टेज या फिर मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लाखों सालों तक दबे रहने से होने वाला प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो वोलाटाइल हैं या फिर रिमूव हो सकते हैं इजीली, वो धीरे 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 क्या होंगे, रिमूव होते जाएंगे। लाइक अगर पीट से लिग्नाइट बनने का टाइम स्पेन देखें तो 10 टू पावर 7 ईयर्स में जाके पीट से लिग्नाइट बनता है, यानी 57 से 67% तक कार्बन कंटेंट बन जाए, यानी इंक्रीज होता है कार्बन कंटेंट। ये कार्बन कंटेंट इंक्रीज कैसे होता है, जब बाकी कंटेंट उसके अंदर से निकल जाते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कार्बन की बढ़ जाती है। ऐसे ही जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट से मैच्योर कोल बनना यानी बिटुमिनस और एंथ्रासाइट बनना, उसके लिए जो लाइफ स्पैन है वो है 3 टू 10 टू पावर 8 ईयर्स, यानी इतने साल में जाके कहीं वो लिग्नाइट से मैच्योर कोयले का रूप लेता है। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के लंबा होने की वजह से हम इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्पैन में तो हम इसे नहीं बना सकते इस प्रोसेस से। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो हम 2 तरह की कंपोजिशन देखते हैं। एक है केमिकल कंपोजिशन कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है उस कोयले के अंदर, उस कोल के अंदर, और सेकंड है फिजिकल कंपोजिशन कि जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर वो किस फिजिकल स्टेट में रहते हैं या कौन सी फिजिकल स्टेट को प्रेफर करते हैं। लाइक अगर पीट कोल की बात की जाए तो पीट के अंदर 57% कार्बन होता है, 5.7% हाइड्रोजन, 35% के अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन और 2% के अप्रोक्सीमेट नाइट्रोजन। अगर लिग्नाइट की बात की जाए तो लिग्नाइट के अंदर कार्बन कंटेंट तो इससे ज्यादा होता है, 57 की बजाय 67%। हाइड्रोजन का जो कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, वो 5% रह जाता है। ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज्यादा डिक्रीज होता है, 26% रह जाता है, और नाइट्रोजन का कंटेंट भी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। अगर बिटुमिनस की बात की जाए जो लिग्नाइट से अच्छा कोयला है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, 67 से 83% हो जाता है। हाइड्रोजन कंटेंट अप्रोक्सीमेटली सेम, ऑक्सीजन कंटेंट फर्दर डिक्रीज हो जाता है 26 से 10% के बीच, और नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2% ही रहता है। जो एंथ्रासाइट है जिसको हम सबसे अच्छा कोयला मानते हैं, उसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है बिटुमिनस से भी ज्यादा, यानी 93%, हाइड्रोजन कंटेंट 3%, ऑक्सीजन कंटेंट सिर्फ 3%। देखो जो पीट था उसके अंदर 35% और एंथ्रासाइट में सिर्फ 3%, नाइट्रोजन 0.7%। यानी कि जो एंथ्रासाइट है उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है और बाकियों में देखा जाए तो अदर जो कंपोनेंट हैं वो अप्रिशिएबल अमाउंट में है। अब फिजिकल कंपोजिशन की बात की जाए कि टोटल कोल का कितने परसेंट वोलाटाइल है और कितने परसेंट नॉन वोलाटाइल मैटर है, तो पीट के अंदर 65% तक वोलाटाइल मैटर मिल सकता है, और मॉइस्चर की बात की जाए तो 25% तक मॉइस्चर हमें इसके अंदर मिलता है। ऐसे ही लिग्नाइट की बात की जाए
तो उसका वोलेटाइल मैटर कम होता है 50 to 55% और मॉइस्चर उसके अंदर 18% तक मिलती है। बिटुमिनस के अंदर जो वोलेटाइल मैटर है वो टोटल कंपोजिशन का अप्रोक्सीमेटली 20 to 40% तक वोलेटाइल होता है और मॉइस्चर सिर्फ 4%। और अगर एंथ्रासाइट की बात की जाए तो एंथ्रासाइट का जो वोलेटाइल मैटर है वो सिर्फ 5.6% यानी बहुत ज्यादा कम, और मॉइस्चर तो सिर्फ 1.5% यानी मॉइस्चर कम होती है, वोलेटाइल मैटर कम होता है। अब आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जिस फ्यूल के अंदर वोलेटाइल मैटर ज्यादा होता है उसका जो कंबस्टन है वो अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे जो कंबस्टन से वोलेटाइल मैटर निकलेगा वो काफी सारी एनर्जी लेके जाएगा, जिसकी वजह से नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी वो कम रह जाएगी। ऐसे ही अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो फ्यूल को जलाना इजी नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। आपको पता है जब भी किसी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वो बर्न हो जाता है, उसका जो कार्बन कंटेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अगर फ्यूल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाए तो उसके अंदर से जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं या फिर मॉइस्चर हैं वो काफी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। और जब हम काफी हद तक वोलेटाइल इंप्योरिटी और वाटर कंटेंट को रिमूव कर देंगे तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं कोल के अंदर से निकल जाते हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। अब कोल का जब कार्बोनाइजेशन किया जाता है तो जब उसको हीट करते हैं, हीट करने पे जो सॉलिड बचता है, नीचे रेजिड्यू बचता है, उसको तो हम कहते हैं कोक, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% जो मास है उस कोल का, जो स्टार्टिंग कोल हमने लिया था, वो चला जाता है। उस 70% के बाद जो 30% केविन बच गया, वो 30% क्या हो जाता है, वोलेटाइल होता है, और वो हीट करने पे क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है। जब उन वेपर को थोड़ा ठंडा किया जाता है तो जो कंपोनेंट लाइट वेट के हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, और जो कंपोनेंट थोड़े हैवियर हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड बना लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 से 17% जो कंपोजिशन है जो कोल हमने हीट किया था उसका गैसेस फॉर्म में रहता है, उसको गैसेस फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। और जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट हैं जो हैवियर हैं वो दो लेयर्स के अंदर जनरली सेटल डाउन होते हैं, कूल डाउन होते हैं, जिनमें से जो हैवियर लेयर है उसको हम टार कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% होता है स्टार्टिंग कोल का, जो विस्कस होता है और उसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। और उसके अलावा 8 से 10% जो है वो लाइट वेट वाला लिक्विड होता है, तो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो उस टार के जस्ट अब वो कंडेंस होता है। इस लाइट वेट लिक्विड के अंदर नाइट्रोजनी कंपोजिशन होती है, जिसकी वजह से इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जो कार्बोनाइजेशन है ये दो टाइप का माना जाता है, दो टाइप का, लाइक एक तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, दूसरा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है वो 500 to 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में करवाया जाता है, और जो हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है वो 700 to अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस तक करवाया जाता है। अगर कोक की यील्ड की बात की जाए तो जब कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कम इम्प्योरिटी, कम वोलेटाइल सब्सटेंस उससे निकाला जाता है, और जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ज्यादा सब्सटेंस उससे वेपराइज हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के ऊपर जब कम टेम्परेचर पे हमने कोल को हीट किया है तो बचा हुआ सॉलिड कोक का कंपोजिशन ज्यादा होता है, मींस जो बचने वाला अमाउंट है वो ज्यादा होगा। कम टेम्परेचर पे हीट करोगे, ज्यादा हीट करोगे तो वोलेटाइल सब्सटेंस ज्यादा इसके अंदर से निकल जाएंगे, जब ज्यादा निकल जाएंगे तो जो सॉलिड रेजिड्यू बचने वाला है वो थोड़ा कम बचेगा। तो यील्ड जो कोक की है टोटल कोल का 75 to 80% रहती है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में, और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में जो कोक की यील्ड है वो टोटल कोल का 65 to 75% रहता है। अगर वोलेटाइल मैटर की बात की जाए तो कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो बचे हुए कोक के अंदर वोलेटाइल मैटर 5 से 15% रह जाता है, यानी ज्यादा रहता है। लेकिन हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन करवाने के बाद जो वोलेटाइल मैटर है वो कोक के अंदर कम बचता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 3%। अगर प्रोडक्ट गैस की बात की जाए तो कम टेम्परेचर पे हीट करवाने पे कम गैस निकलेगी,
130 टू 150 क्यूबिक मीटर पर टन गैस रिलीज होती है। और अगर हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन की बात की जाए तो ज्यादा उसके अंदर से गैस निकलती है, 370 टू 480 क्यूबिक मीटर पर टन गैस वहां से रिलीज होती है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए कोक की, जो कोक हमें सॉलिड फॉर्म में मिला है, तो लो टेम्परेचर कार्बोनेशन का जो कोक है वो मैकेनिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन वाला जो स्मोक है वो मैकेनिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यूजेस की बात की जाए तो लो टेम्परेचर कार्बोनेशन वाले को एज ए डोमेस्टिक फ्यूल और हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन वाले को मेटलर्जिकल यूजेस के लिए रखा जाता है। अब कोल का जो कार्बोनाइजेशन करवाया जाता है उसके अंदर से तीन तरह के कंपोनेंट हमने देखे निकलते हैं। पहला तो वो जो रेजिड्यू बचता है, जो रेजिड्यू बचता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड रेजिड्यू को कोक कहते हैं। 70% के अराउंड जो है उसके अंदर से सॉलिड कोक बचता है। उसके बाद कुछ गैसेज रिलीज हो जाती हैं, जो गैसेज उनको जब कंडेंस करने की कोशिश करते हैं तो जो हैवियर हैं वो तो टार की फॉर्म ले लेते हैं, यानी विस्कस अनप्लीजेंट लिक्विड, और जो लाइटर हैं वो गैसेस फॉर्म में ही रहती हैं, तो गैस। यानी कि कोल के कार्बोनेशन से हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, कोक, टार एंड गैस। जो कोक है, कोक मेनली फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है मेटलर्जी में, क्योंकि मेटल जो हमें मिलती है कोई भी और जो मेटल की है वो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की फॉर्म में होती है, और मेटल ऑक्सीडाइज स्टेट में रहती है। तो उस ऑक्सीडाइज स्टेट से मेटल की एलिमेंटल स्टेट में लाने के लिए उसको रिड्यूस करना होता है। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करके मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए कार्बन कंटेंट बहुत यूजफुल है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेटल रिड्यूस हो जाएगी, तो इसके लिए कोक का यूज किया जाता है। कोक की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस काम के लिए यूज में लाया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोक सॉफ्ट है तो उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगर कोक हार्ड है, कोक का कार्बन कंटेंट अच्छा है, कोक की प्योरिटी अच्छी है, तो उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। वो वैसे तो कोई भी कोयला है उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज में तो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन मेन मोटो होता है, उसके अलावा उसकी प्योरिटी से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन उसका नहीं होता। लेकिन मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए कोक की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? पहली है प्योरिटी। अगर कोक प्योर होगा, अगर कोक के अंदर कार्बन कंटेंट ही होगा, बाकी जो चीजें हैं वो ना के बराबर होंगी, तब तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेंगी, मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगी, तो प्योरिटी काफी ज्यादा मायने रखती है। सेकंड है पोरोसिटी। अगर पोरस होगा कोक, फिर तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट है वो काफी अच्छा रहेगा और अच्छी बर्निंग होगी। अगर पोरस नहीं है कोक तो जो बर्निंग है वो अच्छी नहीं होगी, और जब बर्निंग अच्छी नहीं होगी तो मेटल के साथ जो उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो ज्यादा सही से नहीं जाएगा। थर्ड है स्ट्रेंथ। अगर जो कोक हमारे पास है उसके पार्टिकल एक दूसरे से अच्छे से बंधे हुए हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, फिर तो वो टूट के चोक नहीं करेगा, वरना जो सॉफ्ट कोक है उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उस प्रोसेस के अंदर और वो चोक कर देगा उन वाल्स को। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन साइज। अगर जो कोक हमने लिया है मेटलर्जिकल प्रोसेस में वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो कंबस्टन है वो अच्छा नहीं होता, कहीं इनकम्प्लीट कंबस्टन, कहीं कंप्लीट कंबस्टन, तो वो मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए, क्योंकि मेटल को रिड्यूस करना है उस टाइम पे हमें अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू वाले जो फ्यूल हैं वही चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है तो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करना किसी भी रॉ मटेरियल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कॉस्ट हाई होगी रॉ मटेरियल की तो जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जो कि मार्केटिंग पर्पज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए लो कॉस्ट वाले रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, यानी ऐसा कोक जो सस्ता भी मिल जाए, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा हो, अच्छे से कंबस्टन भी हो जाए, उसके लिए जो साइज है कोक पार्टिकल का वो भी यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, पोरस भी हो और प्योरिटी भी अच्छी मिले। ऐसा जो कोक है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फायदेमंद होता है। अगर कोल टार की बात की जाए, जो कोक के बाद हमें विस्कस अनप्लीजेंट लिक्विड मिलता है, तो वो
4 to 5% होता है टोटल जो कोल का हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन किया था। कोल टार के अंदर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता है अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए किया जाता है। तो जो कोल टार है उसके अंदर तो आपको पता है बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है 443 केल्विन के अराउंड जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके ऊपर इससे बेंजीन, टोल्यूइन और जाइलिन सेपरेट आउट होते हैं। इसको बोलते हैं लाइट ऑयल फ्रैक्शन या फिर क्रूड ऑयल। अगर 440 से 500 केल्विन के बीच में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जा रहा है तो उस टाइम पे निकलेंगे इसके अंदर से फिनोल, नेफ्थलीन एंड पिरिडीन। इसको मिडल ऑयल फ्रैक्शन भी बोला जाता है, यानी कार्बोलिक ऑयल भी बोला जाता है। अगर 500 से 540 केल्विन के बीच में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चल रहा है तो वहां पे हैवी ऑयल फ्रैक्शन यानी क्रिजोट ऑयल निकलता है, यानी नेफ्थलीन, नेप्थोल एंड क्रिजोल उसके अंदर से सेपरेट होते हैं। 540 टू 630 केल्विन के बीच में इसके अंदर से एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन निकलते हैं, यानी एंथ्रासिन ऑयल यहां से हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ नीचे गाढ़ा मटेरियल रह गया, जो रेजिड्यू रह गया, उसको पिच बोला जाता है, जो कि नॉन वोलाटाइल है, जो इतने टेम्परेचर तक वोलाटाइल नहीं हुआ। इस पिच के अंदर 90 टू 95% तक कार्बन कंटेंट होता है। और जो ये अलग अलग चीजें हमने सेपरेट की हैं इन सभी का अलग अलग यूज है, यानी कि कोल टार जो हमें मिला है उस टार के अंदर से हमने सेपरेट आउट किया और जो जो कंपोनेंट हमें मिले उनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे नेफ्थलीन जो मिला है उसको डाई बनाने के लिए, टैनिंग एजेंट के लिए, मोथवाल बनाने के लिए और डोमेस्टिक डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। कोल्टार को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में। पेंट बनाने के लिए जो कि वुड के ऊपर, आयरन के ऊपर काम करे, और ब्रिक वर्क के लिए कोरोजिव केमिकल्स जो कोरोजन कर देते हैं किसी भी फर्श के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, वहां पे अगर कोल्टार की कोटिंग कर दी जाए तो जो कोरोजिव केमिकल्स हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो सरफेस है जिसको हम कोट कर रखा है वो खराब नहीं होगा। इनको रूफिंग फेल्ट्स के लिए यूज किया जाता है, लैंप ब्लैक बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो टॉपिकल मेडिसिन है यानी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है जो कि स्किन प्रॉब्लम में काम आते हैं, लाइक इचिंग के लिए, स्केलिंग के लिए, फ्लैकिंग के लिए। और क्योंकि ये फ्लेमेबल है तो कई बार इनको बॉयलर को हीट करने के लिए भी यूज किया जाता है, पेंट बनाने के लिए, सिंथेटिक डाई बनाने के लिए। और जो फिनोलिक मटेरियल इससे सेपरेट आउट होते हैं, क्योंकि फिनोल्स की काफी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी हैं, तो उस वजह से इनको पैरास्टामोल और फिनासिटिन दवाइयां बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एंटी डैंड्रफ और लाइस रिपेलिंग शैम्पूज के अंदर, सोप्स के अंदर, ऑइंटमेंट्स के अंदर कोल्टार के कुछ इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है। और जो पिच नीचे बच गई थी उसका यूज किया जाता है वाटरप्रूफिंग के लिए, रोड के सर्फेसिंग के लिए, वार्निश बनाने के लिए। आपको पता है जो रोड बनाने वाले लोग होते हैं वो तारकोल का यूज करते हैं। वो जो तारकोल है वो पिच पार्ट होता है इस कोल टार का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।